एवरीवन, दिस इज रागनी कुमारी शर्मा एंड आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर 11 डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम टॉपिक नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले मैं आपको दो वीडियोस में बता चुकी हूँ कि पहले बायोटेक होता क्या है, दूसरा बायोटेक के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। ठीक, ये हम दोनों टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए का तीसरा टॉपिक। ऑलरेडी मैं माइंड मैप वाली वीडियो बना चुकी हूँ, तो माइंड मैप एक बार देख लीजिएगा कि इस चैप्टर को हम कैसे कैसे लेके जाने वाले हैं। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरडीएनए, यानी कि जो बेसिकली मैंने क्या समझाया था कि जो आपका बायोटेक है ना, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है? आपके आरडीएनए से। अगर आरडीएनए पॉसिबल हुआ तभी आपका बायोटेक भी पॉसिबल हुआ है। और ये सारी चीजें हम कोरिलेट कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी ने कैसे बायोटेक को इवॉल्व किया है। सबसे पहली बार आरडीएनए जो बना था वो 1972 में बना था। कहाँ बना था? 1972 में। अपने दो साइंटिस्ट थे, उन दोनों साइंटिस्ट का नाम आप याद रखोगे। एक का नाम था स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। इनका नाम आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन्फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। तो कहीं ना कहीं जब इन्होंने आरडीएनए बनाया तब जाके हमने बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझा। तो स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आरडीएनए, सबसे पहला आरडीएनए कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक, इन 1972। तो इस टॉपिक को समझने के लिए एक छोटी सी एक स्टोरी समझा रही हूँ मैं आप लोगों को। हालांकि वो स्टोरी मेरी ही बनाई हुई है ताकि आप लोगों को याद हो जाए। देखो, स्टोरी से बच्चों को जल्दी याद हो जाता है, इसलिए मैं हर एक टॉपिक को स्टोरी में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो मान लेते हैं कि स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर अपनी लैब में, सिंपल सी बात है, साइंटिस्ट है तो इनके पास एक पर्टिकुलर लैब होगी। अपने लैब में ये दोनों क्या कर रहे थे? मान लो ही इज स्टेनले कोहेन एंड ही इज हर्बर्ट बोयर। हर्बर्ट बोयर थोड़े छोटे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अपने लैब में काम कर रहे थे। तो सडनली इनके लैब में ना दो टाइप के बैक्टीरिया रखे होते हैं। उन दोनों बैक्टीरिया का नाम आप याद रखेंगे। सबसे पहले दोनों साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, फिर इनके लैब में जो दो बैक्टीरिया रखे होते हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया आरडीएनए फॉर्मेशन में, वो याद रखेंगे। एक कल्चर प्लेट था। इस कल्चर प्लेट में जो बैक्टीरिया रखे हुए थे, इस कल्चर प्लेट में जो बैक्टीरिया थे, दे आर कॉल्ड साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नाम याद रखना है इस बैक्टीरिया का, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। एक प्लेट था, मान लेते हैं कल्चर प्लेट नंबर ए था। ए प्लेट में उन्होंने कौन सा बैक्टीरिया रखा था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम रखा था। जबकि एक और हमारे पास कल्चर प्लेट था जिसके अंदर अपने पास कुछ और बैक्टीरिया रखे होते, लेकिन वो बैक्टीरिया क्या थे? ई कोलाई थे। क्या थे? ई कोलाई, यानी कि आपके इशरिया कोलाई। और याद रखना इशरिया कोलाई। मान लेते हैं कि जो हर्बर्ट बॉय थे, ठीक, वो छोटे बनाए ना मैंने इसलिए, सिंपल है, जब दो लोग काम करते हैं तो मैक्सिमम गलतियां होने के चांसेस किससे होते हैं? जो छोटा होता है उम्र में। तो मान लेते हैं हर्बर्ट बोयर ने, मान के चल रहे हैं स्टोरी मैंने बनाई है, बोल मत देना टीचर को जाके कि हाँ हर्बर्ट बोयर की वजह से हुआ था, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, मान के चलते कि हर्बर्ट बोयर ने क्या किया? इनके हाथ में एक बॉटल थी। क्या थी इनके हाथ में? एक बॉटल थी। इस बॉटल में क्या रखा हुआ था? एंटीबायोटिक्स रखे होते हैं। क्या रखे होते हैं? एंटीबायोटिक्स रखे होते हैं। आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स जो बैक्टीरिया को मार देते हैं, ऐसे केमिकल्स जो बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो उन्होंने क्या किया? जब बॉटल को लेके जा रहे थे तो गलती से वो बॉटल कहाँ पे गिर गई? इसमें गिर गई, यानी कि आपके साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम वाले कल्चर प्लेट में गिर गई। लाओ गिरा देते हैं। हालांकि बोतल किसी और की लग रही है, मान लो ये एंटीबायोटिक थी। क्या? ए बी एंटीबायोटिक की बोतल में से एंटीबायोटिक्स क्या हो गए? इसमें गिर गए। तो एंटीबायोटिक्स जब इसमें आके गिरे तो हुआ क्या? अब तो इनको लगा कि बैक्टीरिया मर जाएंगे, क्योंकि हमें क्या समझ में आता था उस समय कि एंटीबायोटिक्स आर दोज केमिकल्स व्हिच कैन किल बैक्टीरियाज। तो हमें क्या लगा कि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम मर जाएगा। तो हुआ क्या? जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कल्चर प्लेट में जब भी केमिकल गिरा, यानी कि आपके एंटीबायोटिक्स जब गिरे, तो एंटीबायोटिक्स ने उस बैक्टीरिया को मार ही नहीं पाया। मतलब वो जो बैक्टीरिया था, यानी कि आपका जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम था, वो उस एंटीबायोटिक से मरा ही नहीं। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, या आ गया आपके हर्बर्ट बॉयर, इनके मन में क्या आया? क्वेश्चन अराइज हुआ, हाउ, कैसे हो सकता है भाई? एंटीबायोटिक्स तो हम उस समय बनाते ही इस पर्पज से थे कि बैक्टीरिया को मार दिया जाए। बैक्टीरिया को मारने वाले केमिकल्स को हम क्या बोलते थे? एंटीबायोटिक्स बोलते थे, एंटीबॉडीज बोलते थे, एंटीबायोटिक्स बोलते थे। तो क्वेश्चन आया हर्बर्ट बॉयर के मन में कि क्यों नहीं मरा बैक्टीरिया। अब उनके दिमाग में क्या आ गया? क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आया? कि बैक्टीरिया मरा तो मरा क्यों नहीं? जब एंटीबायोटिक इसमें गिरा, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग ये मर जाना चाहिए थी, सारी बैक्टीरिया क्या होना चाहिए? डाई हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया? जो दूसरा कल्चर प्लेट था, बगल में दूसरी जो कटोरी रखी हुई थी, इशरिया कोलाई जिसमें रखी हुई थी, उसके अंदर भी क्या कर दिया उन्होंने? जानबूझ के
एंटीबायोटिक गिरा दिया। देखो साइंटिस्ट होते ही ऐसे हैं, उनको क्वेश्चन नहीं मिला तो वो एक्सपेरिमेंट करते चले जाते हैं। तब हुआ क्या, यहाँ पे जब उन्होंने डाला तब ऑब्जर्व किया, थोड़ी देर बाद क्या देखा उन्होंने कि इशेरिया कोलाई डाई हो गए, इशेरिया कोलाई डाई, सारे के सारे बैक्टीरिया मर गए और ये मर ही नहीं रहे थे, ये अलाइव थे। अब तो आ गई भाई क्वेश्चन की बौछार, कैसे दोनों बैक्टीरिया, दोनों के ऊपर एक ही टाइप का केमिकल मैंने गिराया और केमिकल ऐसा जो उन दोनों को मार सकता था, लेकिन उससे इकोलाई मर गई लेकिन हमारे साल्मोनेला टाइफिमुरियम नहीं मरा। वाई? आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब एंटीबायोटिक इसके ऊपर गिर रही है और एंटीबायोटिक इसके ऊपर गिर रही है और दोनों ही एंटीबायोटिक क्या होते हैं, ऐसे केमिकल जो बैक्टीरिया को मार रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया मर जा रहा है, ये बैक्टीरिया जिंदा रह जा रहा है और ये बैक्टीरिया मर जा रहा है, कैसे? दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? जनरल क्वेश्चन है। उसके बाद जब दोनों साइंटिस्ट, जब हर्बर्ट बोयर ने भागते भागते जाके किसको बताया, आपके स्टेनले कोहेन को बताया कि भैया भैया देखो, इस वाले में डाला एंटीबायोटिक तो ये मर नहीं रहा और इसमें डाला तो ये मर गई, ऐसा कैसे पॉसिबल है? दोनों बैक्टीरिया, दोनों को कल्चर प्लेट में मैंने सेम टाइप का केमिकल डाला, एक को मार रहा है वो केमिकल, एक को नहीं मार रहा, जबकि दोनों ही बैक्टीरिया वो केमिकल दोनों को ही मार सकता है, तो ये क्यों नहीं मर रहा, ये क्यों मर रहा है? तो दोनों भाइयों ने बहुत रिसर्च की, दोनों भाइयों ने बहुत रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद पता चला कि जो साल्मोनेला टाइफिमुरियम था, आप सबको पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो, ये दोनों ही, ये जो बैक्टीरिया है वो क्या है, एक टाइप का प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, क्या है? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। और आप सबको पता है कि प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया के पास, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया के पास क्या होते हैं? प्लाज्मिड डीएनए होते हैं। क्या होते हैं? प्लाज्मिड डीएनए। क्या होता है? प्लाज्मिड डीएनए। आई होप, मैं मान के चल रही हूँ कि यहाँ पे सबको प्लाज्मिड डीएनए पता होना चाहिए। प्लाज्मिड डीएनए कुछ नहीं होता है, दीज आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए। तो बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली समझ लेते हैं, यहीं पे एक टॉपिक समझ लो कि जब हम किसी भी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं ना, दो टाइप के डीएनए होते हैं। एक होता है आपका मेन डीएनए, जो जिसको आप न्यूक्लियोइड के अंदर बोलते हो, ये आपका मेन डीएनए, ये आपका न्यूक्लियोइड। आपको पता है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी डीएनए है, ठीक? न्यूक्लियोइड के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, इट इज अ काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और उसके अलावा बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में कुछ एक्स्ट्रा डीएनए होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डीएनए होते हैं जिसको हम प्लाज्मिड डीएनए बोलते हैं, यानी कि ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए। अब दोनों ही डीएनए है, तो दोनों डीएनए में फर्क क्या है सुन लेंगे फटाफट। देखो, न्यूक्लियोइड रीजन में जो डीएनए पाया जाता है वो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, इट इज द मेन जेनेटिक मटेरियल। आप क्या बोल सकते हो? न्यूक्लियोइड रीजन में जो डीएनए पाया जाता है इट इज द मेन जेनेटिक मटेरियल, मेन जेनेटिक मटेरियल है। और जबकि ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि न्यूक्लियोइड के अंदर जो डीएनए पाया जा रहा है उसे क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक। और जो आपके न्यूक्लियोइड रीजन से छोड़ के, यानी प्लाज्मिड डीएनए के ऊपर जो डीएनए पाया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये आपके मेन जीन्स कैरी करता है। क्या करता है? मेन और वाइटल जीन्स, मेन या फिर वाइटल जीन्स बोलो, वाइटल जीन्स उनको बोलते हैं जिसके बिना बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकता। यानी कि न्यूक्लियोइड रीजन में जो डीएनए पाया जाता है उसमें सारे के सारे वाइटल जीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मिड डीएनए में जो जीन्स होते हैं वो सारे सारे क्या होते हैं? एसेसरी जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? एसेसरी जीन्स। क्या होते हैं? एसेसरी जीन्स, भूलना नहीं है, ठीक। यानी कि प्लाज्मिड डीएनए में ऐसे जीन्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की लाइफ से रिलेटेड नहीं होता। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लड़कियों के बाल, ऐसा तो नहीं लड़कियां बिना बाल के मर जाएंगी, बाल ये पूरा गंजा करवा लूँ तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो दीज आर द एसेसरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, मतलब जो बॉडी को सजने और संवरने में हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड एसेसरी। तो ओवरऑल बैक्टीरिया के अंदर जो दो टाइप के डीएनए हैं, एक जो न्यूक्लियोइड रीजन में पाया जाता है और एक जो प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड रीजन में जो डीएनए पाया जाता है उसके ऊपर सारे के सारे वाइटल जीन्स प्रेजेंट है, यानी कि उसमें वो सारे जीन प्रेजेंट है जिसकी मदद से आपका बैक्टीरिया जिंदा है, मतलब अपनी लाइफ आगे चला रहा है। जबकि प्लाज्मिड डीएनए को वो सारे जीन प्रेजेंट है जो कि उसकी बॉडी के लिए उतने नेसेसरी नहीं है, यानी प्लाज्मिड डीएनए के जीन अगर आप यानी प्लाज्मिड डीएनए में निकाल लेते हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बैक्टीरिया को, वो जिंदा रह जाएगा, अपनी लाइफ कैरी ऑन करेगा, ठीक। लेकिन अगर आपने न्यूक्लियोइड रीजन वाला डीएनए आइसोलेट किया उसकी बॉडी से तो बैक्टीरिया खत्म, नहीं जिंदा रह पाएगा, ठीक। तो ये बात समझ में आई कि किसी भी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के पास दो टाइप के डीएनए होते हैं, एक होता है मेन डीएनए, एक होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड डीएनए। तो ओवरऑल जब दोनों भाइयों ने स्टडी किया साल्मोनेला टाइफिमुरियम और इकोलाई, तो उन्होंने क्या देखा कि दोनों बैक्टीरिया के पास जो प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट है, इसके पास भी प्लाज्मिड डीएनए है, इसके पास भी प्लाज्मिड डीएनए, बिकॉज बोथ आर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज, ठीक। तो उन्होंने क्या देखा कि साल्मोनेला टाइफिमुरियम के प्लाज्मिड डीएनए पे, मान लो इसका प्लाज्मिड डीएनए ये इसका प्लाज्मिड डीएनए, इसके प्लाज्मिड डीएनए पे एक जीन प्रेजेंट है जिसको उन्होंने बोला एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। क्या बोला? ये ब्लू कलर का क्या है? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट
जीन। आपको पता है जब उसकी प्लाज्मिड डीएनए पे ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन प्रेजेंट होगा तो इसकी बॉडी में क्या बनेगा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट प्रोटीन बनेंगे, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट प्रोटीन बनेंगे। और जब उसकी बॉडी में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, जैसे मान लो ये साल्मोनेला टाइफीमुरियम है, ठीक, तो इसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, आपके एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन प्रेजेंट है प्लाज्मिड डीएनए के ऊपर, ये उसका मेन डीएनए, ठीक, न्यूक्लियोइड है, ये आपका प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। तो इसकी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स बने होंगे, वो प्रोटीन्स कैसे हैं, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट है, मतलब एंटीबायोटिक जब इसके ऊपर गिरेगा तो बैक्टीरिया को हाथ भी नहीं लगा पाएगा, मतलब बैक्टीरिया को कोई हार्म नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि इसकी बॉडी में क्या है, प्रोटीन है जो उस एंटीबायोटिक के खिलाफ लड़ सकते हैं और बैक्टीरिया को बचा सकते हैं। तो ये देखा, जब इन्होंने इकोलाई को पढ़ा, मान लेते हैं ये अपनी रेड पिंक वाली, चलो पिंक वाली लेते हैं, हाँ, पिंक वाली कौन है, इकोलाई, ये क्या आपकी पिंक वाली इकोलाई है, इसका मेन जेनेटिक मटेरियल ये रहा और दूसरा प्लाज्मिड डीएनए ये रहा। जब इसके प्लाज्मिड डीएनए को हमने स्टडी किया तो इसके प्लाज्मिड डीएनए पे ये जीन हमें मिला ही नहीं, कौन सा जीन, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन मिला ही नहीं। अब सोचो इसकी बॉडी में जब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं होगा तो इसकी बॉडी में वो प्रोटीन भी नहीं होंगे, जब प्रोटीन ही नहीं होंगे तो एंटीबायोटिक जब इसके ऊपर डालोगे तो कोई लड़ने वाला नहीं होगा, जब लड़ने वाला नहीं होगा तो बैक्टीरिया तो मरेगी। अब हर्बर्ट बॉयर को बहुत दुख लगा इकोलाई को देख के, ठीक, इकोलाई को देख के क्या दुख लगा कि साल्मोनेला टाइफीमुरियम वो भी बैक्टीरिया है, इकोलाई ये भी बैक्टीरिया है, इसके पास भी प्लाज्मिड डीएनए है, इसके पास भी प्लाज्मिड डीएनए, तो ये भेदभाव क्यों, इसके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है इसके प्लाज्मिड में, लेकिन इकोलाई के पास नहीं है, तो ये भेदभाव उनसे सहा नहीं गया। तो उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया, दिमाग क्या लगाया, क्यों ना हम साल्मोनेला टाइफीमुरियम के प्लाज्मिड डीएनए में से वो जो उसके लिए बेनिफिशियल है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन वो निकाल ले और इसकी बॉडी में चिपका दें, मतलब इसके प्लाज्मिड डीएनए में चिपका दें, इसके प्लाज्मिड डीएनए में हम चिपका दें। यानी कि इन्होंने क्या सोचा कि साल्मोनेला टाइफीमुरियम के प्लाज्मिड डीएनए में जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है उसको कट कर ले, वहाँ से वो जीन निकाल के मैं इस शेयर को लाके प्लाज्मिड डीएनए में क्या कर दूँ, इंसर्ट कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, मान लो ये ब्लू वाला जीन कौन सा है, आपका एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, और मैंने फिर इसमें क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब जब इसकी बॉडी में जाएगा तो ये क्या करेगा, जीन प्रेजेंट है और जीन आ चुका है इसकी बॉडी में, तो जीन आ चुका है तो मतलब क्या, प्रोटीन भी फॉर्म होंगे, और प्रोटीन फॉर्म होंगे तो अब ये भी रेसिस्टेंट हो जाएगा किसके खिलाफ, एंटीबायोटिक के खिलाफ, यानी कि अब ये नहीं मरने वाला एंटीबायोटिक से। यानी कि ओवरऑल इस तरीके से डिस्कवरी हुई एक फर्स्ट आरडीएनए। क्या यहाँ पे आरडीएनए क्या, ये नहीं समझ में आया ना अभी तक, स्टोरी समझ में आई। यहाँ पे जो आरडीएनए है ना, अभी आपको नहीं बताया मैंने आरडीएनए क्या है, लेकिन आपको ये स्टोरी समझाई कि आरडीएनए बनाने के पीछे की स्टोरी क्या थी। स्टोरी क्या थी कि स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर की लैब में दो बैक्टीरिया रखे होते हैं, आपके साल्मोनेला टाइफीमुरियम और दूसरा इकोलाई। साल्मोनेला टाइफीमुरियम के प्लाज्मिड डीएनए के ऊपर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन प्रेजेंट था, जिसकी वजह से साल्मोनेला टाइफीमुरियम की बॉडी में वो प्रोटीन्स बन पा रहे थे और इसकी वजह से वो मर नहीं पा रहा था जब आप उसके ऊपर एंटीबायोटिक डाल रहे थे। जबकि इकोलाई की बॉडी के अंदर जो प्लाज्मिड डीएनए था उसके प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन एब्सेंट था, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के पास ऐसी कोई रेसिस्टेंस गिविंग, मतलब ऐसा कोई रेसिस्टेंट प्रोवाइडिंग प्रोटीन उसकी बॉडी में नहीं बन रहा था जिसके खिलाफ, जिसकी वजह से इकोलाई क्या हो रही थी, मर जा रही थी। ठीक, तो ये दो टाइप के हमने एक्सपेरिमेंट पढ़े। तो उन्होंने क्या सोचा, जो आपके दोनों साइंटिस्ट उन्होंने क्या सोचा, क्यों ना इकोलाई को भी हम रेसिस्टेंट बना दे। करना क्या था, साल्मोनेला टाइफीमुरियम के प्लाज्मिड डीएनए से हमने क्या निकाला, उसका जीन, उसका एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन निकाला और किसकी प्लाज्मिड में डाल दिया, आपके इकोलाई के प्लाज्मिड डीएनए में हमने डाल दिया। इस तरीके से इकोलाई भी क्या हो गई, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो गई। यानी कि अब इकोलाई के ऊपर आप एंटीबायोटिक डाल के देखो, नहीं मर रही थी। ठीक, तो ये स्टोरी थी इसके पीछे की। अब इस यहाँ पे आरडीएनए क्या है वो सुनेंगे। अब देखो आरडीएनए क्या था, जब आपने यहाँ पे तीन चीज आपको समझानी है मुझे, ध्यान से देखना। जब आपने साल्मोनेला टाइफीमुरियम का प्लाज्मिड निकाला, ये आपका साल्मोनेला टाइफीमुरियम का प्लाज्मिड था, इसको पे क्या था, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था। आपने इसको कट करवाया, क्या करवाया, कट करवाया और इस जीन को आइसोलेट कर लिया। इस जीन को आपने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। ये रहा वो जीन, ये आपका GOI है। ये क्या है, GOI, जिसे हम बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जिसमें मेरा इंटरेस्ट है भाई, उसी को हम क्या बोलेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट। मेरा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन मेरे को चाहिए था, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट था, मुझे पूरे प्लाज्मिड डीएनए के ऊपर सिर्फ ये वाला जीन चाहिए, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट है, तभी तो चाहिए। ठीक, तो इसको बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब याद रखना, जब प्लाज्मिड डीएनए ऑफ साल्मोनेला टाइफीमुरियम से आप एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन निकालोगे तो आपको एक एंजाइम चाहिए होगा। देखो हम सीजर तो काटेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं धागा तो तुरंत काट दिया निकाल दिया। सारी चीज़ें माइक्रोस्कोपिक है, दिखाई भी नहीं देती आप लोगों को। तो यहाँ पे हम एंजाइम्स का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करेंगे एंजाइम्स, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा वो है आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, भूलना नहीं है कि किसी भी न्यूक्लिक एसिड को कट करने के लिए
जो एंजाइम यूज होता है उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, या फिर आप अभी के लिए याद रखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बोल सकते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक वर्ड क्लियर रखेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आने वाले वीडियोस में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो याद रखते जाएंगे, फटाफट याद करेंगे कि किसी भी डीएनए में से अगर आपको कोई पीस ऑफ डीएनए कटवाना इन द सेंस अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां से आइसोलेट करवाना है, मतलब कटिंग करके तो निकालोगे, तो कटिंग करवाना के लिए जो एंजाइम यूज होगा उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो आपने क्या किया, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड डीएनए उसकी बॉडी से निकाला, फिर क्या किया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट काटा वहां से विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और वो जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं कहाँ लेके जा रही हूँ, ये था आपका क्या, प्लाज्मिड डीएनए ऑफ ई कोलाई। क्या था? प्लाज्मिड डीएनए ऑफ ई कोलाई। ई कोलाई के प्लाज्मिड डीएनए में आपने क्या किया, ऐड किया, क्या किया, चिपकाया। अब तो चिपकाने के लिए अगेन फेविकॉल तो आप यूज करोगे नहीं ना, है ना। यहाँ पे जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। क्या बोलते हैं? डीएनए लाइगेज। यहाँ पे जो एंजाइम चिपकाने के लिए यूज होगा उसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। अगेन डीएनए को कट करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और डीएनए को चिपकाने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। क्या बोलते हैं? डीएनए लाइगेज। आई बात समझ? तो यहाँ पे दो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्लाज्मिड डीएनए से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट निकालना है तो आप कौन सा एंजाइम यूज करोगे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उस कटे हुए पीस को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड डीएनए ऑफ ई कोलाई में इंसर्ट करवाना है, जोड़ना है, तो आप वहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज करोगे? डीएनए लाइगेज। कौन सा एंजाइम यूज करोगे? डीएनए लाइगेज। आई बात समझ? तो एंजाइम क्लियर हो गया। सो ये है आपकी समरी पूरे कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरडीएनए टॉपिक की। एक बार फटाफट समझ लेंगे। देखो जैसे कि मैंने बताया कि स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने 1972 में पहला आरडीएनए बनाया था। कैसे? उनकी लैब में दो बैक्टीरिया रखे हुए थे, एक था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, एक था ई कोलाई। और क्योंकि दोनों प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है तो वी नो कि उनकी बॉडी में दो टाइप के डीएनए होंगे, एक होगा मेन डीएनए, एक होगा आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसको मैंने प्लाज्मिड डीएनए बोला। और सारी कहानी प्लाज्मिड डीएनए से रिलेटेड है। तो हमने क्या देखा कि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड डीएनए में अपने पास क्या था? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था। क्या था अपने पास? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था। वहीं पे ई कोलाई के प्लाज्मिड डीएनए में वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन क्या था? एब्सेंट था। देयर इज नो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इन द प्लाज्मिड डीएनए ऑफ ई कोलाई। तो हर्बर्ट बोयर एंड स्टेनले कोहेन, सो हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहेन के मन में क्या आया कि क्यों ना हम ये जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है जो कि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड डीएनए में है उसको निकाल करके प्लाज्मिड डीएनए ऑफ ई कोलाई में इंसर्ट कर दे। तो हमने क्या देखा कि जब हम उस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट को कट करेंगे तो सीजर का यूज बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे जो हम मॉलिकुलर सीजर, यहाँ पे जो हम सीजर का यूज करेंगे उसका नाम क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पूरी बायोटेक को समझने के लिए। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम्स विच इज यूज टू कट जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए और आरएनए, यानी डीएनए या फिर आरएनए को कट करवाने के लिए आपको जो एंजाइम यूज करना पड़ता है उसका नाम क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। हालांकि इसके और भी टाइप्स होते हैं, वो हम आगे फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप इतना याद रखो कि स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने प्लाज्मिड डीएनए ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को निकालने के लिए जो एंजाइम यूज किया था उसका नाम क्या था? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये आ गया अपना जीन, ये रहा मेरा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, जिसको मैं क्या बोलती हूँ? जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलती हूँ? जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि GOI। ठीक। और फिर हमने क्या किया? प्लाज्मिड डीएनए ऑफ ई कोलाई की बॉडी, प्लाज्मिड डीएनए ऑफ ई कोलाई में उस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को डीएनए लाइगेज की मदद से क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड कर दिया, मतलब जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे दूसरा एंजाइम क्या है अपने पास? डीएनए लाइगेज विच इज यूज टू लाइगेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम इनटू द प्लाज्मिड डीएनए ऑफ ई कोलाई। ठीक। फिर अपने पास जो रिजल्टेड आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें आधा पार्ट आपका प्लाज्मिड डीएनए ऑफ ई कोलाई है और आधा आपका एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो रिकॉम्बिनेशन तो है दो चीजों का। पहला क्या है आपका? प्लाज्मिड डीएनए ऑफ ई कोलाई, जिसको मैं वेक्टर डीएनए भी बोलती हूँ। वेक्टर डीएनए पता है आपको क्या होता है? वेक्टर डीएनए ऐसे डीएनए जो कि बॉडी से निकल के सामान को ले, मतलब वेक्टर डीएनए मींस ऐसे डीएनए जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने ऊपर बिठा के ला सके बॉडी के इनसाइड, तो वेक्टर डीएनए उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे ई कोलाई की बॉडी में प्लाज्मिड डीएनए ही वेक्टर डीएनए, राइट? क्योंकि प्लाज्मिड डीएनए ही बाहर जा रहा है, उसको ऊपर अपने ऊपर जीन ऑफ इंटरेस्ट को बिठा रहा है, फिर ई कोलाई की बॉडी में लेके आ रहा है, तो इसको बोलते हैं वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए इज अ काइंड, इस वाले केस में वेक्टर डीएनए कौन है आपका? ई कोलाई का प्लाज्मिड डीएनए ही है। क्लियर हुआ? तो वेक्टर डीएनए या फिर प्लाज्मिड डीएनए ऑफ ई कोलाई में अगर आपने अपना एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन ऐड कर दिया तब जो रिजल्टेड आपको डीएनए दिखाई दे रहा है, जो कि ना तो प्लाज्मिड डीएनए ऑफ ई कोलाई बोल सकती हूँ, ना तो मैं उसको एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बोल सकती हूँ। मैं इसे क्या बोलूंगी? आरडीएनए। क्या बोलूंगी? आरडीएनए, क्योंकि इसमें आधा पार्ट आपके वेक्टर डीएनए का यानी कि ई कोलाई का है, प्लाज्मिड डीएनए, और आधा पार्ट आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि आपका एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। तो यानी कि वही बोला गया कि जब आप अपने वेक्टर डीएनए में
जब आप अपने वेक्टर डीएनए में जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, तब जो आपके सामने डीएनए बन के आता है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि आरडीएनए। क्या बोलते हैं? आरडीएनए। बेसिकली आरडीएनए इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट अलोंग विद द वेक्टर डीएनए। जब जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर डीएनए के ऊपर आप इंसर्ट कर दोगे, दे आर कॉल्ड टू बी आरडीएनए। तो आरडीएनए आपको बेसिकली पता होना चाहिए, व्हाट इज आरडीएनए? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर डीएनए अलोंग विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट। इन दिस केस वेक्टर डीएनए कौन है? अपना ई कोलाई का प्लाज्मिड डीएनए, और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन है? अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो इसके वजह से जो बना आपका आरडीएनए बना। क्लियर है? पक्का? तो तीन चीजें अभी तक आपने पढ़ी। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड डीएनए में से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को काटने के लिए जो एंजाइम यूज किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। चिपकाने के लिए जो यूज करोगे, डीएनए लाइगेज। और जो चिपकाने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो डीएनए आपको सामने दिखाई देगा, उसको बोलते हैं आरडीएनए। अभी जो जैसे ही आपका आरडीएनए बन गया, इस आरडीएनए को मुझे वापस किसकी बॉडी में भेजना है? ई कोलाई की बॉडी में भेजना है। कहाँ भेजना है? ई कोलाई की बॉडी में भेजना है। तो इसको, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं जीन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट सेल बॉडी। ये आपका क्या था? होस्ट सेल, जिससे आप काम करवाने वाले हो। मैंने ई कोलाई की बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाला था ताकि उसकी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोटीन बन पाए। तो ये मेरा होस्ट सेल हुआ, और होस्ट सेल की बॉडी में आरडीएनए ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड जीन ट्रांसफर। तो बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है। द ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट सेल बॉडी इज कॉल्ड जीन ट्रांसफर। क्लियर हुआ? जीन ट्रांसफर क्या होता है? जब आप अपने होस्ट सेल की बॉडी में अपने आरडीएनए को भेजते हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज जीन ट्रांसफर। अब जैसे वो जीन ट्रांसफर हो गया, तो आप इसके बाद हम इस होस्ट सेल को बायो प्रोसेसिंग में लेके जाएंगे, जहाँ पे हम इस होस्ट सेल की कल्चरिंग करेंगे, इसको फेवरेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। और फिर क्या करेगा? जब ये खाएगा पिएगा और इसको फेवरेबल कंडीशन में लेगी, तो ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। और जब ये मल्टीप्लाई करेगा, तो अल्टीमेटली इसका जेनेटिक मटेरियल भी मल्टीप्लाई होगा। और जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है? इसमें मेरा प्लाज्मिड डीएनए के अंदर क्या है? मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा? मल्टीप्लाई। यानी कि जितने भी बैक्टीरिया को ये जन्म देने वाला है, उन सारे बैक्टीरिया के पास मेरा क्या होगा? जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। और जीन ऑफ इंटरेस्ट होने का मतलब क्या है? उन सबकी बॉडी में मेरा प्रोटीन फॉर्म हो जाएगा, जिसके रिगार्डिंग मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था। यानी कि सारे के सारे बैक्टीरिया जो अब पैदा होने वाले हैं इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से, उन सब की बॉडी में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से दे ऑल आर रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट चीज आपको पढ़नी है वो है क्या है? जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आप लोगों का आ जाता है। तो जीन क्लोनिंग क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। जीन क्लोनिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीओआई बाय द होस्ट सेल। जब आप होस्ट सेल के थ्रू अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज बनवाते हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज जीन क्लोनिंग।